उसके बाद हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो कहर मचा हुआ है कोरोना ने, तो उसकी वजह से ज़्यादा बाहर जाना भी सबका मुमकिन नहीं है। तो काफ़ी दिनों के बाद अभी रजत जी ने फिर से बताया कि इस प्रकार से एनजीओ के जो अपने बंधु हैं उनके लिए और उनके जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज है, ऐसे लोगों के लिए एक सेशन रख सकते हैं क्या। तो फिर हमारी मोबाइल पे चैटिंग पे थोड़ी चर्चा हुई, तो फिर कुछ विषय तो निश्चित हुआ। उसके अंतर्गत आज एनजीओ का फाइनेंस मैनेजमेंट, उसमें कुछ टैक्सेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं जानबूझकर चर्चा विषय कर रहा हूँ क्योंकि ये वन साइड टॉक नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें जानकार लोग हैं तो आप ही ज़्यादा उसमें यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन इट। और साथ में जो दिव्यांगजन है उनके लिए कुछ सोशल जो स्कीम्स है सरकार की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनिशियल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम है मिलिंद आश्रित, मैं एक्स बैंकर हूँ और अभी आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, IFIG ऐसी जो संस्था है, एनजीओ है, आईसीआईसीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसका ये CSR एक्टिविटी है, CSR फ्रंट है। तो इसमें हम लोग पूरे दुनिया भर में एकेडमी चलाते हैं जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज पे लोगों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। 2 से 3 महीने का उनको फ्री ट्रेनिंग मिलता है और उसके बाद NSDC का सर्टिफिकेट मिलकर उनको प्लेसमेंट भी हमको करवाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ये विषय हमने आउटरीच प्रोग्राम करके लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम, जैसे मैं हूँ मुंबई से, ऐसे पूर्ण भारतवर्ष में हमारे कम से कम 50-60 काउंसलर्स है। वे सभी प्रत्यक्ष फील्ड में जाकर स्कूल कॉलेज में, गाँव में, देहातों में, बी स्कूल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, सब जगह जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी इस पर एक सेशन लेते हैं, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आपको मालूम है इट इज अ CSR एक्टिविटी। दिस इज ओनली एन अवेयरनेस प्रोग्राम, देर इज नो मार्केटिंग, नो सेलिंग। क्योंकि हम लोग ICICI, तो ICICI में अकाउंट ओपन करो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज योर कॉल, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कहाँ पे पैसा रखना चाहेंगे। एज पर RBI डायरेक्टिव, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक है RBI का, उसके तहत ये प्रोग्राम चलता है फाइनेंशियल लिटरेसी का। आई डोंट शेयर माई स्क्रीन। इज इट विजिबल सर? सबको दिख रहा है सर ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके, दिस इज ऑल्सो लाइव सर ऑन फेसबुक। या अच्छा, ये लाइव है, हाँ फेसबुक हाँ, पे भी लाइव। अच्छा, आपने लिंक शेयर किया क्या सबको? लिंक आपको शेयर किया है। ओके ओके, ठीक है। तो वी आर इनटू फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर दिव्यांगजन, एंड सेकेंड टॉपिक विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर NGOs। ये जो दिव्यांगजन हम लोग बोलते हैं, because you are all in the same field, दिव्यांगजनों में कुछ हेल्थ में काम करते हैं, कोई और कुछ फील्ड में काम करते रहेंगे आप लोग। यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यू आर पीपल ऑन द फील्ड, आपको तो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो लेवल आपको पूरा मालूम है। बट देर आर सर्टन स्कीम्स विच आर स्पेसिफिकली डिजाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दिव्यांगजनों पर, डिसेबल्ड के लिए है, आंख से है, हाथ से है, अन्य जो फिजिकल डिसेबल्ड है, तो उनके बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट डिजाइन की हुई है। एंड देर आर सम कॉमन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विच आर फॉर ऑल पीपल, ऑल अक्रॉस सोसाइटी। उसके बारे में पहले कुछ बातें करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर NGOs, आप जो संस्था जुड़े हुए हैं, आप लोग अलग अलग संस्था से, आप लोग का आर्थिक नियोजन, आर्थिक जो व्यवहार चलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टू स्टार्ट विथ द मॉड्यूल 1 इज
सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर दिव्यांगजन। दिव्यांगजन हम जैसे नाम ही मालूम है हमको, तो अलग अलग चीज़ों से बाधित रहते हैं, ठीक तरह से खाने को नहीं मिलता, ठीक तरह से उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, या फिर उनको पढ़ाई के सोर्सेस नहीं मिलते, आइदर दे आर फिजिकल और मेंटल डिसेबल्ड। तो दिशा करके एक उनका स्कीम है गवर्नमेंट का, इट इज फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। तो छोटे बच्चे 10 साल के अंदर, बिलो 10 लड़का लड़की जो भी है, उनके लिए स्कूल पाठशाला जाने के पहले उनको तैयारी करना, और उसके लिए उस स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं उसके पहले उनके लिए कुछ इस प्रकार से फिजिकल मेंटल एक्टिविटी करके लेना, जिससे कि 10 साल के बाद वो बच्चे, मे बी इट इज अ स्पेशल स्कूल फॉर देम, तो वहां पे जाने को उनकी मानसिक तैयारी करना, शारीरिक तैयारी करना, तो एक दिशा देना उनको, इस प्रकार का एक प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का। पूर्ण भारतवर्ष में अनेक संस्था इसमें काम करती होगी। दूसरा है समर्थ, दिस प्रोवाइड रिस्पाइट होम फॉर ऑर्फन्स। जो अनाथ है, हम काफी अभी मुंबई में हम लोग देख रहे हैं, हमारी एक संस्था काम करती है मुंबई में, जो पूर्ण देश भर से बच्चे आते हैं 15 साल के नीचे के, और प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे, कहीं पे रहते हैं, भीख मांगते हैं और कुछ काम करते हैं, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड आल्सो। ऐसे बच्चों को ये संस्था एकत्र करती है और उनका डेवलपमेंट, उनका देखरेख करती है। इस प्रकार से जो ऑर्फन्स है अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट होम बनाती है। फैमिलीज इन क्राइसिस, कुछ कुछ संकटों से गुजर रही फैमिलीज है, परिवार है पूरे, माँ बच्चे, पत्नी, हस्बैंड वाइफ, सब लोग है, तो पूरा परिवार ऐसे क्राइसिस में है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वहां पर रिस्पेक्ट होप देना। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो लोग रहते हैं कुछ डिसेबिलिटी है, फिजिकल है, मेंटल है, जो भी है, तो ऐसे रास्ते पे कहीं पड़े मिलते हैं, ऐसे लोगों को भी उठाकर उनको इस समर्थ संस्था से जोड़ा जाता है, विच इज एक्चुअली रिस्पेक्ट होम। ये भी पूरे भारतवर्ष में अनेक संस्था इसमें काम कर रही है। दीज आर सम स्कीम्स विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉर सच दिव्यांगजन पीपल। तीसरा है घरौंदा, इट इज हाउस एंड केयर सर्विस फॉर पर्सन विद ऑटिज्म। अलग अलग बीमारी से पीड़ित होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है कुछ लोग, तो इनको कोई देखने वाला, ना घर वाले देखते ना कोई देखता है, तो ऐसे लोगों को उनको ठीक तरह से रहने खाने की व्यवस्था करना, उनकी संभाल करना। ऐसे जो समाज से दुर्लक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए घरौंदा ये संस्था चलती है। फिर उनका हेल्थ इश्यू आता है, तो फॉर दैट अगेन निरामया करके स्कीम चलती है, विच इज एक्चुअली अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत लो कॉस्ट में, दोज हु कैन बेयर सच कॉस्ट, ऐसे लोगों के लिए निरामय चलता है। और जो लोग बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते, तो उनके लिए फिर समर्थ है या फिर घरौंदा के मार्फत ये काम चलते रहता है। सहयोगी, क्योंकि पूर्ण भारतवर्ष में अनेक संस्थाएं काम करती हैं, अनेक लोग काम करते हैं, तो उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग मिले, उनमें एक स्किल डेवलप हो, इसके लिए सीजीसीज, केयर गिवर सेल्स करके एक जो संस्था, एक सेल चलता है सहयोगी इस नाम से, तो इसमें लोग खुद होकर जुड़ सकते हैं, जिनको थोड़ा मेंटल बेंड है कि इस प्रकार से कुछ सेवा कर दी चाहिए समाज में जाकर, ऐसे लोगों को ठीक तरह से ट्रेनिंग देना, उनमें जो स्किल डेवलप करना, और एक अच्छा वर्कफोर्स तैयार करके दे कैन वर्क इन वेरियस फील्ड्स। दे मे गो टू दिशा ऑल्सो, दे मे गो टू समर्थ ऑल्सो, जैसे उनकी रुचि है उस प्रकार से। तो ऐसे लोगों को केयर गिवर्स के लिए एक दिव्यांगजन का केयर टेकर जैसा उनको बोल सकते हैं, तो सहयोगी एक स्कीम चलते हैं, दिस ऑल्सो रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेरणा करके एक चलता है, क्योंकि जो लोग ऐसे संस्था में आते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्ड है, तो वहां पर लाकर खाली उनको खाना पीना कपड़ा इतना नहीं, तो उनके में कुछ स्किल डेवलप करके देन दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग,
कोई बास्केट बनाता है, कोई बैग्स बनाता है, कोई वाला वाला चीजें बनाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट मार्केट देना, और प्रत्यक्ष उनका जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में सेल करना। सो फॉर दिस ऑल्सो, उसमें से जो भी पैसा आएगा, इट इज गिवन बैक टू दोस दिव्यांगजन पीपल। सो टू क्रिएट वायबल एंड वाइड स्प्रेड चैनल फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जो दिव्यांगजन लोग हैं जो चीजें बनाते हैं, उनको प्रत्यक्ष मार्केट देके उनको सेल करके वो पैसा, एक प्रकार से आर्थिक चक्र चला रहा है उनका। तो ये प्रेरणा के मार्फत चलता है। संभव करके चलता है, संभव, इसमें ऐसे लोगों को एड्स मतलब मदद देना और असिस्टेंस, उनको कुछ और सहायता चाहिए क्या, जैसे कुर्सियां है, बेड पेन्स है, बेड्स है, ऐसे जिस प्रकार से लोग जिसकी जरूरत है उस प्रकार से कुछ ना कुछ बाहरी उनको सपोर्ट देना, और ज्ञान प्रभा के माध्यम से उनको प्रत्यक्ष शैक्षणिक सहायता करना, एजुकेशनल सपोर्ट। जो लोग अभी उसमें से उभर के आ चुके हैं, थोड़ा अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो उनको आगे पढ़ना है, आइदर दे विल बी गेट एडमिटेड टू द स्पेशल स्कूल्स और नॉर्मल स्कूल। तो उनको वहाँ पे सपोर्ट करना, उनको क्या जरूरत है, क्या पुस्तकें लगती है, किस प्रकार का असिस्टेंस है। तो ऐसे कुछ चीजें ये सरकार के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए चलती है। इसमें हमारे से कुछ संस्थाएं काम करती होंगी ऑलरेडी, कुछ संस्था के शायद उनके आगे प्रोजेक्ट रहेगा उनको काम करने का। और अलग जो स्कीम्स है विच इज कॉमन फॉर एवरीबडी, फॉर दिव्यांगजन एज वेल एज कॉमन पीपल, और ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम इस नाम से सरकार ने उसको लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 2 हेल्थ के प्लान है। द फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक इंश्योरेंस प्लान है। इसमें 18 to 50 एज ग्रुप है। देयर इज नो फिजिकल, उसमें कुछ अड़चने कुछ नहीं है या क्राइटेरिया कुछ नहीं है, एनीबडी कैन ज्वाइन बिटवीन 18 and 50। साल का 330 रुपए प्रीमियम है, विच वर्क्स आउट टू हार्डली 90 to 92 पैसा पर डे, एंड कवरेज फॉर एनी टाइप ऑफ डेथ, बी इट एक्सीडेंट और एनी अदर इलनेस और करके, तो 2 लाख का उनको कवर मिलता है। सो दिस इज governed by Life Insurance Corporation of India, LIC. These things available in post offices, banks, major commercial banks, and there are now some private banks also, और कुछ बड़े जो शेड्यूल्ड बैंक है कोऑपरेटिव बैंक में, वो भी अब इसको अपने अकाउंट होल्डर को बेच सकते हैं। सो दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान स्पेशली फॉर दोज बिटवीन 18 to 50. Secondly, there is a non-life policy which is known as Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, PMSBY. यहाँ पर एज ग्रुप थोड़ा बड़ा है, 18 to 70. The premium is hardly ₹12 per annum, so which works out to ₹1 per month. At such a low premium, the coverage is 2 lakhs for accidental death and permanent disability. अगर मेरे दोनों टांगे गई, दोनों हाथ गए, now I'm totally bedridden, तो the permanent disability or an accidental death. In such cases, a 2 lakhs rupees is paid as a cover, and if there is a partial disability, 1 lakh is paid. So these 2 policies, which are covered under a social security scheme of Government of India, which is open for public, so even this Divyangjan, they can also take benefit of this. और तीसरा जो है वो अटल पेंशन योजना, APY, दिस वाज ओपन टू ऑल। यहाँ पर 18 से 40 ये उम्र है, जिसमें पेंशन प्लान्स हैं, 5 प्रकार के पेंशन प्लान्स रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000। इसका चार्ट आगे दिया हुआ है। द एज ऑफ एंट्री इज मॉनिटर फर्स्ट,
कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 है। तो मंथली पेंशन इज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। Suppose a person is 18 years old, he wishes to have a pension of 1000 rupees, तो उसको हर महीने का 48 रुपीज भरना पड़ेगा एज इज कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली एज अ पेंशन अमाउंट ग्रोज, 2000 हो तो 84, 3000 हो तो 126, इस प्रकार से मैक्सिमम 5000 हो तो 210 तक उसको भरना पड़ेगा। बट एट द एज इंक्रीजेस, 18 से 40 तक ऊपर चला जाएगा, उस प्रकार से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। Along with that, there is a corpus which can be termed as the insurance also, कि सपोज वो जो व्यक्ति है वो गुजर गया बीच में या पेंशन चालू होने के बाद, पेंशन होने के पहले ही, तो नॉमिनी को हैज ऑप्शन, एक तो पूरा पैसा वापस ले ले या फिर कंटिन्यू द पेंशन प्लान टिल वो खुद 60 साल का नहीं होता है नॉमिनी। ऐसे परिस्थिति में उसको अगर 1000 पेंशन है तो 1.70 लाख कॉर्पस मिलता है एंड द पॉलिसी कंटिन्यूज, पेंशन प्लान कंटिन्यूज। अकॉर्डिंगली जैसे अमाउंट बढ़ेगी, 2000 तो 3,40,000, 3000 तो 5,10,000, ऐसे करते 5000 के लिए 8.50 लैक्स, ऐसे एक कॉर्पस और इंश्योरेंस नॉमिनी को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो प्लान, इट्स द पेंशन स्कीम फॉर अक्रॉस द सोसाइटी, नॉर्मल पर्सन या फिर दिव्यांग जो भी हो। ये भी स्कीम दिव्यांगजनों के लिए, अपने जो बेनिफिशियरी रहेंगे आपके अलग एनजीओ के, उनको हम बता सकते हैं। नाउ वी कम टू एक्चुअली, आज हम लोग जो एनजीओ के बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ वर्किंग टू वेरियस फील्ड्स यू आर हैविंग सम बेनिफिशियरीज, इसलिए वो दिव्यांगजनों का पोर्शन हमने बताया था। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लोगों का एनजीओ का नॉर्मल जो आर्थिक व्यवहार होता है, उसका जो रखरखाव पैसों के मामले में, उसके बारे में कुछ चीजें जानकर लेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संस्था हो, आर्थिक नियोजन, आर्थिक व्यवहार ठीक तरह से हो तो एक संस्था अच्छी चल सकती है, बी इट प्राइवेट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सरकारी हो, निम्न सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। Hence, it is a responsibility of the NGO leaders to plan their expenses and investments and manage funds. अपने एनजीओ के खर्चे, उनके निवेश के बारे में, कहाँ पर निवेश कर सकते पैसा, और मैनेज फंड्स, उसका रखरखाव और ठीक पाल देखभाल करना, इन अ वे दैट लीड्स टू सस्टेनेबल एंटरप्राइज। एक एनजीओ अपनी अच्छी तरह से, एक दूरगामी परिणाम हो उसका, अच्छी तरह से चले, उसके लाभार्थी बच्चे हो, इसके लिए आर्थिक व्यवहार बहुत, जैसे हिंदी में एक शब्द है आर्थिक शुचिता, तो इसका रखना बहुत आवश्यक होता है। उस पर कुछ पॉइंटर जो है, द एनजीओज आर अकाउंटेबल फॉर डोनर्स, जो दाते हमारे हैं, जहां से हमको पैसा आता है, आइदर फ्रॉम सीएसआर फंड्स और सम प्राइवेट और कॉर्पोरेट डोनर्स। एनजीओज टू रेगुलरली ट्रैक देयर एक्सपेंसेस, सबमिट टाइमली रिपोर्ट टू डोनर्स। जो दाते हैं हमारे, उनको रेगुलर उनको सपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ता है कि हमने पिछले साल में फलाना फला ये सब काम किए, इस प्रकार से हमारा खर्चा हुआ है, तो उसके लिए अपने खर्चों पर हमने ठीक तरह से ट्रैक के ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्योरिंग फ्यूचर, की संस्था तो आज नहीं है, वो तो आगे भी चलने वाली है, एंड फॉर इयर्स टू कम। तो संस्था टिकी रही इतने सालों तक, तो टू हैव फ्यूचर प्लान्स एंड बिकम वेल सिक्योर्ड एज वेल एज फ्यूचर रेडी। भविष्य में जो हमारे चैलेंज आने वाले हैं, अलग अलग हम क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में काम करते, कल हम लोग हेल्थ में काम करेंगे, कभी हाउसिंग में काम करेंगे, तो ये जो फ्यूचर रेडी रहना पड़ेगा, उसके लिए वेल सिक्योर्ड, दैट इज वेल फाइनेंशियली सिक्योर्ड। तो अपने पास कुछ प्लान्स हो तो अच्छी तरह से प्लान बना के फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। ये सब करते समय एलिमिनेट फ्रॉड एंड थेफ्ट। सामान्यतः हम देखते हैं व्यक्ति के जीवन में, जब से ये ऑनलाइन शुरू हुआ है सब जगह, तो काफी सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के खाते से पैसा चल रहा है। तो सेम थिंग हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी आल्सो। तो हैविंग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, एक ठीक तरह का आर्थिक प्लानिंग हो, नियोजन हो,
तो इट विल एलिमिनेट एनी चांस ऑफ फ्रॉड्स एंड थेफ्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप सबको मालूम है कि किस तरह से पैसों की देखरेख करनी चाहिए, लेकिन देयर हैज टू बी सिस्टम इन प्लेस, प्रॉपर एसओपी हो, तो हर एक पैसे का हिसाब वहां पर रहे। इनकमिंग पैसा और आउटगोइंग पैसा जो हमको डोनेशन मिल रहा है और जो हम प्रत्यक्ष खर्च कर रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका ठीक तरह से लेखा जोखा हमको रखना पड़ेगा। देयर शुड बी प्रोडक्टिव डिसीजंस। फंड्स कैन बी एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड वेयर देयर आर प्रोडक्टिव डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड। ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट की बॉडी होती है, एनजीओ की बॉडी होती है। देयर इज अ टीम हु आर लुकिंग आफ्टर द रेगुलर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एनजीओ। इनके पास ऐसे कुछ डिसीजन होना चाहिए विच कैन बी प्रोडक्टिवली यूज्ड फॉर इफेक्टिव एंड ऑप्टिमली मैनेजिंग द फाइनेंसेस। जो पैसा आ रहा है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो उनका ठीक तरह से नियोजन करके कहाँ पे खर्चा कर सकते हैं, कहाँ पे कम कर सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग विड्रॉ करना है, ये सभी चीजें एक डिसीजन लेके जो बोर्ड है उसको वो करना पड़ेगा। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, हर संस्था हर एनजीओ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन टू रीच दैट गोल दे रिक्वायर फाइनेंस। सो ऑर्गेनाइज द फाइनेंस प्रॉपरली। जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आ रहा है या खर्चा हो रहा है, दैट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनजीओ, अलग अलग उद्देश्य जो है हर एनजीओ के, दे विल बी अचीव्ड विद इन द टाइम फ्रेम एंड फ्रूटफुली। अगर ठीक तरह से पैसों का नियोजन किया तो जो उद्देश्य हम जिस उद्देश्य की लेके चले हैं सामाजिक में विषय में काम करने के लिए, तो उसको ठीक तरह से लक्ष्य तक पहुंचाने में ये पैसा हमें काम आता है। एनहांस क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बढ़ाना बाजार में विथ एक्सेलेंट फाइनेंस मैनेजमेंट, बिकॉज नाउ वी आर ओपन टू पब्लिक ऑडिट। तो जो भी पैसा आता है, एज वी सॉ इन द फर्स्ट थिंग, वी आर आंसरेबल टू द डोनर्स। So with excellent finance management, NGOs can enhance their credibility, अपनी खुद की साख हम बढ़ा सकते हैं for the donors and also on good reputation within its community। जो हमारी जो बाकी संस्था है हमारे जैसे काम करने वाले, सेम फील्ड में हो अलग फील्ड में हो, लेकिन दे आर ऑल वर्किंग द सेम मोबाइल लाइक एनजीओ और चैरिटी ट्रस्ट, तो उनमें अपनी एक साख बढ़ती है कि भैया इस फलाना एनजीओ में ये काम बिल्कुल अच्छी तरह से हो रहा है, बिकॉज they are managing the finance properly। and strengthening fund raising, because एक बार करके नहीं चलने वाला सॉरी, ये फंड रेजिंग हमको हर साल हर बार करना पड़ेगा to keep the organization running। so the well organized financial resources helps in strengthening fund raising efforts। हमको जहां से फंड इकट्ठा करने हैं, वहां से पैसा उठाना है, वहां पर अपने को कुछ श्रम करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा कि हमारी साख बढ़ती है और लोग अपने पास आके खुद पैसा भी दे सकते हैं। दस एम्प्लॉयज गेट अ फेयर आइडिया, हमारे पास काम करने कर्मचारी है जो प्रत्यक्ष जो दिव्यांगजन उनमें काम करते हैं या सोसाइटी में काम करते हैं या फिर अपना ऑफिस चलाने के लिए जो काम करते हैं, उनको एक फेयर आइडिया जाती है कि एक्सपेक्टेड फंड्स कितना है, सो दैट दे कैन प्लान एंड एग्जीक्यूट न्यू वेंचर्स अकॉर्डिंगली। अलग अलग क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं, इफ आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई एनजीओज फॉर एक्टिविटीज, देन अपने एम्प्लॉयज को भी मालूम पड़ता है कि अभी इसमें काम करने तो अपने को पैसा किस प्रकार से उसका नियोजन करना पड़ेगा और किस प्रकार से उसको अलग अलग वेंचर्स में लगाना पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली मैनेजिंग द फाइनेंस। तो कितना पैसा आता है, करोड़ों आता है, लाखों आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इवन अ सिंगल रुपी दैट वी रिसीव फ्रॉम द डोनर्स, दैट हैज टू बी मैनेज सच अ मैनर कि हर आखिरी पैसे तक का हिसाब हमारे पास ठीक तरह से रखा जाए। सो अगर हम लोग ट्रस्ट है, एनजीओज हैं, वी आर अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटी कमीशन हमारा रजिस्टर्ड है, तो देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। द सेक्शन 11(5) of IT Act, which empowers us to invest our funds in such a way
फ्रॉम वेयर, जहाँ पे अपने को अच्छा तरह से रिटर्न्स मिल सके। लेकिन वी कैनॉट इन्वेस्ट इन मार्केट जैसे बाकी लोग करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, बिकॉज इट इज अ चैरिटी ट्रस्ट। तो मेन थिंग इज इन्वेस्टमेंट इन एनी गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट, फिर कोई वो बॉन्ड हो, कोई और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट लेके आती है विथ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी है, लेकिन इट शुड बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अर्ली इट वाज ओनली पोस्ट ऑफिस, अभी तो आईपीपीबी हो गया है। आप देखते होंगे कहीं पोस्ट ऑफिस बाहर देखेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ है, तो इट इज ऑलमोस्ट सेमी बैंक हो गया है। देयर ऑल्सो वी आर ऑथराइज्ड टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर आर सर्टेन नोटेड और गवर्नमेंट रिसर्च कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर शेड्यूल्ड बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक कैन बी अ कमर्शियल बैंक एज वेल एज अ नॉन कमर्शियल बैंक, लेकिन द बैंक विच आर अंडर आरबीआई शेड्यूल, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसमें वो लिस्ट है पूरी, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेदर इट शुड बी एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर वगैरह, अलग अलग उसमें स्कीम्स है, सेक्टर्स है, आपको वहां से मिल सकता है, तो वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अपना खुद का ट्रस्ट है, अपनी एनजीओ है, उसको कहीं ना कहीं अपनी खुद का ऑफिस बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं केयर टेकर हाउस बनाने हैं, ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट देयर आर अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्कीम सच एज, एक गिल्ड एज फंड है, तो गिल्ड एज में म्यूचुअल एनजीओज कैन इन्वेस्ट। देयर आर सो मेनी फंड्स, स्पेसिफाइड फंड्स, जहां पर मनी इज सेफ, इट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, बाय चैरिटी कमिश्नर, हम लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% बॉन्ड्स, जहां पे 6 साल का लॉकिंग पीरियड है, ऐसे बॉन्ड्स में एनजीओज कैन इन्वेस्ट। इसके अलावा भी काफी सारे उसमें पॉइंटर्स है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सम पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट है वहां पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्योंकि वी आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 12A, तो उसके अंतर्गत जो भी ऐसे संस्थाएं आती है, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास है, तो वी कैन इन्वेस्ट देयर। लेकिन अभी आप चला सब एनजीओ, आप लोग सब चला रहे हैं या एनजीओ में काम कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी डिसीजन लेने से देयर शुड बी अ प्रॉपर मीटिंग, प्रॉपर रिजोल्यूशन पास, और कितना फंड इन्वेस्ट करना है, कितना हमारे पास है, कितना इसमें जाएगा, कितना हमको खर्च के लिए चाहिए, ऑल दिस हैज टू बी वर्कड आउट इन प्रॉपर वे, एंड देन वी शुड अराइव एट एक्चुअल इन्वेस्टेबल फंड्स। और इन्वेस्ट करने के बाद भी हमने को ध्यान में रखना है कि ये कभी मैच्योर हो रहा है, इसमें से कितना रिटर्न्स आने वाले हैं, रिटर्न्स में कोई टैक्स है क्या, तो ये सब चीज ध्यान रखते हुए वी हैव टू इन्वेस्ट, बिकॉज इट इज अ पब्लिक मनी, वी आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, वी आर ओपन टू ऑडिट। तो जो भी हम लोग फंड्स यहाँ पे, पैसा जो भी आता है, हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, तो एवरी, जैसे मैंने पहले बताया कि लास्ट पैसा तक अपने को उसका ठीक तरह से लेखा जोखा रखना पड़ेगा। which are specifically for NGOs and NGOs working in specific fields, कोई हेल्थ में काम करता है, कोई स्वच्छ भारत में काम करता है, कोई और एनवायरनमेंट में काम करता है, कोई वाटर कंजर्वेशन में काम करता है। तो एवरी फील्ड है सर्टन नॉर्म्स, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, सर्टन डायरेक्शंस। इन सबको ध्यान में रखते हुए जहां जहां से हमको फंड्स मिल रहे हैं, जो भी डोनर हमको दे रहा है, उनको वी आर लायबल फॉर टू गिव द अकाउंटिंग, and the accounting should be in such a manner, it should be clean, it should be transparent. अल्टीमेटली जो पैसा आ रहा है वो किसके बेनिफिट के लिए, तो जो
प्रत्यक्ष बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है वहां पे पैसा जाने वाला खर्चा, तो नेचुरली जैसे हमने शुरू में कहा, आर्थिक शुचिता और साधन शुचिता, ये दोनों शुचिता हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सब है लेके हम चल रहे काम, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आज हम लोग यहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए हैं, वी आर इनटू सेपरेट सेपरेट फील्ड्स। कई सालों शायद हम लोग काम करते होंगे, इसमें से कुछ चीजें आपको पहले ही मालूम होंगी, कुछ नई नहीं है, और मे बी सम थिंग्स विच आर न्यू टू यू नाउ। तो दोनों का मेल मिलाकर आई होप यू कैन टेक अ कंक्लूसिव डिसीजन कि आप जिस फील्ड में भी काम करो, कौन से भी क्षेत्र में काम करते हो, वहां पर एक तरह से हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने फंड्स, फाइनेंस का मैनेज ठीक से करते होंगे या करेंगे हम लोग अभी। और प्रत्येक जो लाभार्थी है उन तक उस पैसों का आखिरी लाभ भी उन तक पहुंचे, इसके पर हम पूरा ध्यान देंगे। इसके लिए मैं शुरू में जो दिव्यांग जनों जो हमको बताया गया था, उसमें फील्ड में काम करने एनजीओ है, तो दिव्यांग जनों के लिए जो विशेष स्कीम्स है सरकार की, उसके बारे में चर्चा की। आप लोग शायद उसमें काम करते भी होंगे। अलग अलग जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वहां तक वो पहुंचे। और फिर कुछ ऐसी 3 चीजें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, इंश्योरेंस और पेंशन में, जो प्रत्यक्ष उनको लाभ दे सकती है इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ऐसे 2 प्रमुख चीजें, एक तो दिव्यांगजनों के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और एक्चुअली आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द एनजीओज। ऐसे 2 चीजों के बारे में सार्थक के जो रजत सर है, उनसे हमारी बात हुई थी। दे वांटेड टू कीप इट in such a manner that it is more useful for them. So we tried to bring out some points in front of you. आपको कुछ लगता है अभी इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं for furthering this talk, और कुछ अपने को सजेस्ट करना है तो we can, the stage is open to all of. रजत जी। हाँ जी, आप लोगों के कोई सवाल हो, कुछ सजेशंस हो, आप बोल सकते हैं एक एक करके। भारती जी, जावेद जी, रमेश जी, कोई सवाल, कोई कुछ? जी जी। रजत जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। सर मिलिंद जी नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, आपका दर्शन नमस्कार। कराएंगे, आपका दर्शन कराएंगे। 1 मिनट सर, सर 1 मिनट सर, दर्शन कराता हूँ, मैं थोड़ा अरे अलग जगह पे हूँ। आप तो प्रधान है सर, एक प्रधान है मिनट। आप। हाँ सर हाँ जी बोलिए सर। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं उड़ीसा से हूँ, पुरी। जी जी बिल्कुल। तो हमारा ये दिव्यांग के लिए हम लोग काम करता हूँ एक्चुअली। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी आपको बताया ना, जो इंश्योरेंस और जो ये सब बताए, हमारा उधर है ही नहीं। तो उड़ीसा में ये नहीं है? अप्लाई करने के लिए नहीं, मैंने तो अभी हमारा एक ब्लॉक का पूरा देखा मैंने। हाँ जी। किसी के पास भी नहीं है ये सब सिस्टम। हाँ। हाँ। तो ये मैं किधर अप्लाई करूँ ये इसके लिए? ये सर मैंने बताया, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम से दोनों, विच इज अच्छा कंट्रोल्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। LIC ओके। तो पैन इंडिया है। LIC कुछ महाराष्ट्र है, कर्नाटक ऐसा अलग नहीं है, तो पैन इंडिया है। तो जहां पर भी इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट ऑफिस है, वहां पे मिल सकता जी है। जी। या फिर ऑल अच्छा कमर्शियल, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स, ये ओके सबको उनको मैंडेटरी है। along with the ठीक है। saving account, they have to give this benefit to beneficiaries. ओके 2014 में सर रमेश जी, सरकार ने जी। जनधन योजना लॉन्च की। जनधन योजना आपको मालूम होगा। हाँ हाँ। तो जनधन योजना में एडेड राइडर है ये, जिनका जनधन अकाउंट है उनको ये वैसे ही मिलता है, बोथ द स्कीम्स, ओके सुरक्षा ओके। बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। जी जी। हाँ, तो इसमें आप जरा आपके लाभार्थी जो है दिव्यांगजन है, उनसे बात हाँ करके उनका अकाउंट खुलवाइए कहीं पर, आपकी जो भी नजदीक कौन सी बैंक रहेगी, जी 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 तो जी, मैं बैंक में वो अकाउंट कराता हूँ। खुलती, बैंक विल हेल्प देम टू ओपन दिस टू स्कीम्स, ओके जीवन ज्योति और सुरक्षा।
केवल 12 रुपए, 330 रुपए है, ज्यादा नहीं है वो तो। हाँ 330 रुपया वो दे सकता है, 1000 और रुपीज साल का है मिलेगा सर, तो। साल का है, ईयरली थ्री हाँ थर्टी साल का है। इट्स वेरी चीप ऑल्सो। ठीक है सर, ये इसका मैंने करा सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ अभी ठीक है। हाँ और बस इतना जानने का था मेरे को, बहुत अच्छा लगा बस आपसे धन्यवाद बात सर। करके। थैंक यू सर। थैंक यू रमेश जी। और किसी का सवाल? अनीश जी, भारती जी, रमेश? और किसी का सवाल? अनीश जी, भारती जी, रमेश? जावेद जी, आपका कोई सवाल? जावेद जी, आपका कोई सवाल? आज कितने लोग जुड़े हैं सर, अजय सर? ओवरऑल अबाउट 10-11 थे, मे बी फेसबुक पे ज्यादा आए होंगे, अच्छा उसका मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, वो कैसे मालूम पड़ता है आपको फेसबुक का? वो हमारी सहयोगी हैं जैस्मिन जी, वो बता पाएंगी। हाँ बिल्कुल, बाद में बता देना मुझे। और जावेद जी, अनीस भाई, अनीस बेगम। आप लोगों के कोई और सवाल, कोई सजेशन, कोई और कुछ आप ऐड करना चाहें इसमें? हाँ कुछ करना चाहते हो, अगली बार हम लोग और उसको रिफाइन कर सकते हैं।